Assalamu alaikum dear students, welcome to our new novel and that is The Lord of the Flies। और ये नावल लिखा है किसने? विलियम गोल्डिंग ने। ये भी इस नावल की इंट्रोडक्टरी वीडियो है, जिस तरह से इससे पहले आपने वीडियो देखी अ पैसेज टू इंडिया की। अब हम डिस्कस करेंगे इस नावल के ओवरऑल इसमें है क्या और ये किस हवाले से है, किसने लिखा, क्यों लिखा और कब लिखा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो नावल का नाम है दैट इज़ द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। इसका नाम शायद आपको समझ नहीं आ रहा, आगे हम देखते हैं, लेकिन पहले हम देखते हैं ऑथर को, जिस बंदे ने ये लिखा है। सो हिज नेम इज़ विलियम गोल्डिंग। विलियम गोल्डिंग नाम लाजमी याद रखना है आपने ऑथर का, और ऑफ कोर्स नावल का भी। ही एन इंग्लिश नॉवलिस्ट थे आप, और प्ले राइट्स भी थे और पोइट भी थे। प्ले राइट में बच्चे मिस्टेक करते, PLAY प्ले WRITE लिखते हैं, WRITE ये गलत है, WRIGHT आता है, प्ले राइट एंड पोइट। तो आप एक इंग्लिश नॉवलिस्ट भी थे, प्ले राइटर भी थे और एक पोइट भी थे। कौन? विलियम गोल्डिंग। 1911 में आपकी पैदाइश थी और 1993 में ही डाइड। उसके बाद ही सर्व्ड इन ब्रिटिश नेवी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II। ब्रिटिश नेवी में उसने सर्व किया था वर्ल्ड वॉर II के दौरान। हिज एक्सपीरियंसेस इन द वॉर डीपली इन्फ्लुएंस्ड हिज थिंकिंग अबाउट ह्यूमन नेचर। जो वॉर में इसने पार्टिसिपेट किया तो उसका जो माइंड सेट है वो ह्यूमंस के बारे में बड़ा चेंज हो गया। उस वॉर का बड़ा असर हुआ उसकी फितरत पर, उसकी नेचर पर, उसकी सोच पर। सो ही बिलीव्ड दैट इविल एग्जिस्ट इनसाइड ह्यूमन बींग्स and this belief forms the core idea of Lord of the Flies। उसका ख्याल क्या था विलियम गोल्डिंग का इस लड़ाई के बाद? ही सेड कि जो बुराई होती है, इविल बुराई जो होती है, एग्जिस्ट्स इनसाइड ह्यूमन बीइंग्स। ये हम इंसानों के अंदर बिल्ट इन होती है। जब हम पैदा होते हैं तब से ही हमारे अंदर एक बुराई होती है। अब आपने सिर्फ इस लाइन को पकड़ के आगे पूरा नॉवल जो है वो आपने पढ़ना है। उसका मानना ये कि जो इंसान बुराई करता है वो ऐसा नहीं कि उसके इन्वायरमेंट की वजह से, उसमें उसके अंदर ही बिल्ट इन होती हैं चीज़ें, बुराइयाँ। कोई भी गुनाह वो कर रहा है, कोई भी जुल्म कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ये उसका पॉइंट था। एंड दिस बिलीफ फॉर्म्स द कोर आइडिया ऑफ द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। और ये बिलीफ, ये ख्याल, ये इसकी बिना पर लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज नावल जो है ये विलियम गोल्डिंग ने लिखा। अब हम इसका थोड़ा हिस्टोरिकल एंड इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड देखते हैं। हुआ क्या था, वर्ल्ड वॉर II का इन्फ्लुएंस इस पे हुआ था। किस पर? विलियम गोल्डिंग पर। नॉवल वॉज पब्लिश इन 1954 शॉर्टली आफ्टर वर्ल्ड वॉर II के 1954 में ये नावल जो था ये पब्लिश हुआ। कौन सा? लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। और ये शॉर्टली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर II, तो वर्ल्ड वॉर II के तो कुछ टाइम बाद पब्लिश हुआ। अब वर्ल्ड वॉर II ख़त्म कब हुई? वर्ल्ड वॉर II ख़त्म हुई आपकी 1945 में। 45 में जंग ख़त्म हुई और 54 में इस बीच आप सोचते रहे, आपने ये नावल पब्लिश करा दिया। द वर्ल्ड हैड विटनेस्ड, जंग में क्या होता है? मास डिस्ट्रक्शन, वायलेंस, लॉस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़। ये सारी चीज़ें जो थी उस वॉर में इन्होंने विटनेस की, क्योंकि आप आर्मी का हिस्सा थे, नेवी का हिस्सा थे। अब गोल्डिंग क्वेश्चन द आइडिया दैट ह्यूमंस आर नेचुरली गुड। उसने, गोल्डिंग ने क्या किया? इस आइडिया को क्वेश्चन किया। आइडिया क्या है? क्वेश्चन द आइडिया। कौन सा आइडिया? दैट ह्यूमंस आर नेचुरली गुड, कि इंसान फितरतन जो है वो अच्छा होता है। उसने कहा ये आइडिया पाया जाता है, इसका लोग जिक्र करते हैं, लेकिन गोल्डिंग ने इसको क्वेश्चन किया। ही सेड नहीं, ऐसा नहीं है। सो द नॉवल इज आवर रिस्पॉन्स टू द बिलीफ दैट सिविलाइजेशन ऑटोमेटिकली मेक्स पीपल मॉरल। अब ये नावल जो है आप इसको पढ़ेंगे, ये आपको बताएगा कि जो इंसान अच्छे काम करता है, अखलाकियात करता है, शो करता है, वो किसकी वजह से करता है? वो आपकी सिविलाइजेशन की वजह से करता है। हमारी तहजीब होती है, तमद्दुन होता है, कुछ रूल्स होते हैं,
वो उन चीज़ों की वजह से हम क्या करते हैं, अच्छे बन जाते हैं। कुछ रूल्स होते हैं जो हमने फॉलो करने होते हैं। अगर ये चीज़ें हमें नहीं मिलती तो हम इंसान जो है, हम फितरतन जो है वो हम गलतियां करेंगे, हम ब्लंडर्स करेंगे, हम गुनाह करेंगे। दिस इज़ व्हाट ही सेड, और ये इस नॉवल में आपको ये चीज़ जस्टिफाई करके देगा, और इसके लिए इसने बड़ी प्यारी स्टोरी बनाई थी। अब हम आते हैं लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इस टाइटल पे। इसका मतलब क्या? तो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इज द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ बेल्जेबुब। बेल्जेबुब क्या है? ये नेम फॉर द डेविल है। 7 डेडली डेविल्स आते हैं बाइबल में, तो वहां पे ये बेल्जेबुब जो है ये एक डेविल है, एक बड़ा शैतान है। तो ये इस वर्ड का इंग्लिश ट्रांसलेशन है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। या आप एक और इमेज जहन में बना सकते हैं। इस प्ले में आप देखेंगे एक बच्चा होता है जिसके हाथ में एक लकड़ी होती है, और उसके ऊपर एक पिग, सूअर का सर होता है, और उसके ऊपर वो सूअर का सर रखा होता है, और उस सर पे जो है वो मक्खियाँ फिर रही होती है। तो आप इससे भी इसको याद कर सकते हैं। तो दैट इज़ नॉट अ गुड सीन। जब अगर इफ़ देयर इज समथिंग, इफ़ देयर इज़ अ पिग, उसका सर जो वो ख़राब हुआ है, उस पर मक्खियाँ आई हैं, सो इट शोज सिम्बलाइजेस इविल। इट सिम्बलाइजेस इविल, डार्कनेस एंड इनर सेवेजरी ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये बेल्जेबुब, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, वो पिग का हेड, ये सारा क्या सिंबलाइज करता है? इविल, डार्कनेस, इनर सेवेजरी ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ये आपने इसके टाइटल के हवाले से जहन में रखना है। सो द टाइटल सजेस्ट दैट इविल रूल्स व्हेन सोसाइटीज लॉज डिसअपीयर। इस टाइटल का मतलब अब आप ये लेंगे, सिंबलाइज ये करेंगे कि इविल रूल्स की जो बुराई है वो पनपती है, उसकी हुक्मरानी होती। कब? व्हेन सोसाइटीज लॉज डिसअपीयर, जब किसी माशरे में कवानीन जो है वो ख़त्म हो जाए, तब क्या होती है आपके पास फिर इविल की हुक्मरानी आ जाती है। इन सिंपल वर्ड्स, अंधेरा इज सच अ थिंग जो कभी एग्जिस्ट नहीं करता, वो है ही नहीं। अंधेरा वहाँ पे है जहाँ पे रोशनी नहीं होती। सो योर रोशनी इज़ लाइक योर रूल्स, रेगुलेशंस, तहजीब। अगर ये आप हटा दो, वहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगी आपके पास बुराई। इतना सिंपल है ये। अब देखते हैं नंबर 4 पे, सेटिंग ऑफ द नॉवल। ये नॉवल सेट कहाँ हुआ है? सो ये एक रिमोट, दूर दराज, अनइनहेबिटेड ट्रॉपिकल आइलैंड पे ये नॉवल सेट हुआ है। उसमें है क्या? मतलब एक आइलैंड है, दूर दराज का आइलैंड है, वहां पे कोई रहता नहीं है। अ ग्रुप ऑफ ब्रिटिश स्कूल बॉयज सर्वाइव अ प्लेन क्रैश। नॉवल में आप पढ़ेंगे कि एक प्लेन उड़ रहा होता है, फिर वो क्रैश कर जाता है और एक अनइनहेबिटेड ट्रॉपिकल आइलैंड पे वो गिर जाता है। लेकिन उसमें बच्चे जो होते हैं, सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो जिंदा बच जाते हैं। देयर आर नो एडल्ट्स ऑन द आइलैंड। उस आइलैंड पे कोई बड़ा नहीं होता, सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको किसी इविल का पता नहीं होता। अब वो फिर आपको इन बच्चों के थ्रू बताएगा कि जो गुनाह और गलती और जो क्राइम है वो हमारी फितरत में शामिल है। वो आपको ये बताएगा। द आइलैंड बिकम्स अ मिनिएचर वर्ल्ड वेयर द बॉयज क्रिएट देयर ओन सोसाइटी। मिनिएचर मीन्स स्मॉल। ये जो आइलैंड है ये इन बच्चों की एक छोटी सी दुनिया बन जाती है। और वेयर द बॉयज क्रिएट देयर ओन सोसाइटी, जहाँ पे जो लड़के हैं ये अपनी ज़िंदगी, दुनिया खुद बना देते हैं। राइट? तो ये इसका सेटिंग है। अब 5th पे आते हैं, सेंट्रल आइडिया ऑफ द नॉवल, कि ये सेंट्रल आइडिया क्या है इस पूरे नॉवल का। द कोर क्वेश्चन ऑफ द नॉवल इज, सवाल क्या है नॉवल का? दैट इज, आर ह्यूमंस नेचुरली गुड और बैड? सवाल ये है, क्या इंसान फितरतन अच्छे हैं या बुरे हैं? लेकिन गोल्डिंग उसका जवाब क्या देता है? गोल्डिंग्स आंसर, सिविलाइजेशन कंट्रोल्स ह्यूमंस। जो सिविलाइजेशन है वो इंसानों को कंट्रोल करता है। व्हेन रूल्स डिसअपीयर प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट्स इमर्ज। जब आपके रूल्स और कवानीन जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, फिर प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट्स इमर्ज, जो आपके अंदर बहुत पुराने, आपकी जो इंस्टिंक्ट में है, आपके जो अनकॉन्शियस में है,
वो चीज़ें जो हैं वो इमर्ज कर जाती हैं। अब हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर पे हमारे पास फिर आ रहा है मेजर थीम्स ऑफ द नावल। अब ये थीम्स सिर्फ आपको मैं नाम बताऊंगा, इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपने अभी तक नावल नहीं पढ़ा तो आप इसको रिलेट नहीं कर पाएंगे। वंस यू आर डन विद द नावल, हम स्टेप बाय स्टेप नावल भी पढ़ रहे हैं, जब नावल आप पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद फिर एक एक थीम को हम अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। सो उनमें से एक है सिविलाइजेशन वर्सेस सेवेजरी। तहजीब की बात होगी, सेवेजरी की बात होगी कि इंसान कितना सेवेज हो सकता है, कितना वहशी हो सकता है। देन लॉस ऑफ इनोसेंस, जो हमारी मासूमियत है वो ख़त्म हो गई है। पावर एंड लीडरशिप, इसकी जंग का जिक्र होगा, बल्कि हो चुका है इस प्ले नावल में। फेयर, गुड वर्सेस इवल, ये 5 थीम्स जो मैंने डिराइव किए हैं, इसके अलावा और भी हो सकते हैं जो शायद आप पढ़ के डिराइव कर लें। फिर नंबर 7 पे आता है हमारे पास मेजर कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स जानना, समझना और याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको कैरेक्टर्स याद नहीं होंगे, लेट्स सपोज राल्फ का नाम आता है, आपको राल्फ नहीं आ रहा होता याद कि ये क्या था, किस टाइप का लड़का था, तब आप उसको प्रॉपर समझ नहीं पाएंगे। तो कैरेक्टर्स पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। तो मेन कैरेक्टर इज राल्फ, RALPH, राल्फ। राल्फ क्या है? ही इज़ द प्रोटैगोनिस्ट। प्रोटैगोनिस्ट को आसाम भाषा में क्या कहते हैं? हीरो, जिसको आप हीरो के तो अक्सर बच्चे प्रोटैगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट को मिक्सअप कर लेते हैं। कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन कि हु वाज द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द प्ले, तो अब आप कन्फ्यूज है कि हीरो की बात हो रही कि विलन की बात हो रही। सो प्रोटैगोनिस्ट इज द हीरो। तो राल्फ जो है वो इस नॉवल का प्रोटैगोनिस्ट है, वो हीरो। अब वो रिप्रेजेंट क्या करता है? थ्रू द कैरेक्टर ऑफ राल्फ रिप्रेजेंट्स ऑर्डर, लीडरशिप एंड सिविलाइजेशन। इस कैरेक्टर के थ्रू राइटर ने हमें ऑर्डर रिप्रेजेंट कराया, लीडरशिप और सिविलाइजेशन। और ये करता क्या? वांट्स टू मेंटेन रूल्स एंड रेस्क्यू किड्स। वो रूल्स को मेंटेन करना चाहता है, सबको इत्मीनान में लेना चाहता है और उन बच्चों को वहाँ से निकालने का कोई रास्ता ढूंढना चाहता है। हालांकि ये खुद भी बच्चा ही है, लेकिन उसमें वो वाली क्वालिटीज़ हैं जो अगलों को हेल्प आउट कर सके। तो इट वॉज राल्फ। सेकेंड आपके पास आता है जैक। जैक इज द अपोजिट ऑफ राल्फ। ये एंटागोनिस्ट है, ये इसका विलन है इस नॉवल का। रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है? सेवेजरी, वायलेंस एंड डिक्टेटरशिप। ये जैक कहता है कि दिस ऑल इन ऑल मैं हूं, आप सब ने मेरी बात सुननी, मेरी बात समझनी है। और राल्फ को वो नीचा दिखाने की कोशिश करता है टाइम एंड अगेन। तो ही जस्ट कैन ट्राई। तो जैक एंटागोनिस्ट, राल्फ जो है वो प्रोटैगोनिस्ट है। देन कम्स पिगी। अच्छा, इनको आपने जहन में रखना है, आपके ग्रुप में, आपको जो फ्रेंड सर्कल है उसमें भी इस तरह के लड़के होंगे। एक ऐसा होगा राल्फ की तरह जो बॉर्न लीडर होगा, जिस आप सबके दिल में होगा हाँ ये बड़ा है, किसी को इशू होगा उसके पास जाएगा, किसी को कोई चीज़ चाहिए होगी उसके पास जाएगा। सो वो आपका बड़ा है, उसको सब ने जहनी तौर पर तस्लीम किया हुआ होता है। उसके अपोजिट में ग्रुप में एक और होता है जैक। वो क्या करता है? वो इसको नहीं मान रहा होता। ही ट्राइज टू डिवाइड द ग्रुप। वो चाहता है कि ग्रुप मेरे साथ आ जाए। अपने दोस्तों में जैक और राल्फ ढूंढे। देन कम्स पिगी। अब पिगी फिर क्या है? इंटेलिजेंट बट फिजिकली वीक है, ज़हीन है, ग्लासेस पहनता है, मोटा सा एक बच्चा है, लेकिन फिजिकली वो वीक है। एंड रिप्रेजेंट्स लॉजिक, साइंस एंड रीजन। अब फिजिकली वीक है लेकिन लॉजिक, साइंस और रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑफन इग्नोर्ड एंड मिसट्रीटेड, क्योंकि हम लॉजिक की बात नहीं करते, हम साइंस की बात नहीं करते, हम रीजन की बात नहीं करते। तो पिगी भी ऐसा ही है, उसके पास ये चीज़ें हैं लेकिन बाकी सारे जो है वो इसको इग्नोर कर रहे होते हैं। देन कम्स द फोर्थ वन, दैट इज द साइमन। कैरेक्टर्स आपके जहन में है ना? राल्फ, जैक, पिगी एंड फोर्थ वन इज साइमन। साइमन क्या है? क्वाइट एंड सेंसिटिव। ये बड़ा खामोश सा है और हसास है। एंड रिप्रेजेंट्स spirituality and understands the truth
अबाउट द बीस्ट, वो स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी रूहानियत है वो इसके कैरेक्टर्स के थ्रू आ रही है, और अंडरस्टैंड द ट्रूथ अबाउट द बीस्ट। एक बीस्ट भी है या पता नहीं है, पर देयर इज समथिंग, वो आप पढ़ के आप समझेंगे। ये साइमन जो है उसकी ट्रूथ को समझ रहा है, ही इज नॉट लाइक अदर्स, बाकी गेस कर रहे होते, इसको पता होता है। एंड द फिफ्थ वन इज द रॉजर। अब रॉजर क्या करे, रिप्रेजेंट्स प्योर क्रूअल्टी एंड सैडिज्म। ये रॉजर जो है ये हमारे यहाँ ऐसे कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा है। दे रिप्रेजेंट प्योर क्रूअल्टी, मतलब प्योर किस्म की जो जुल्म बर्बरियत होती है वो इससे टपकती है। और एंड सैडिज्म कहा जाता है कि इफ देयर इज समवन और वो किसी को जो तकलीफ देता है, उसके दर्द से, उसकी तकलीफ से इसको एक किस्म का सुकून जब मिल रहा होता है, इसको सैडिज्म कहा जाता है। तो रॉजर जो है वो फिर ये चीज़ें इसमें खसलतें हैं, इंजॉयज हर्टिंग अदर्स। अब आपने ये वाले कैरेक्टर्स अपने जहन में रखने हैं, अगर याद नहीं है अपने दोस्तों के साथ रिलेट करें, लेकिन नॉवल पढ़ते हुए आपके जहन में ये कैरेक्टर्स होने ही चाहिए। अब आते हैं कुछ सिंबल्स इन नॉवल्स। आपने शायद इससे पहले सिंबल्स को ज़्यादा नहीं देखा होगा। सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके नॉवल में कौन सी चीज़ को सिंबलाइज करती है। फॉर इंस्टेंस द कोंच शेल, वो एक किस्म का शेल होता है जिससे वो आवाज़ निकालते हैं। वो क्या सिंबलाइज करता है, लॉ को, ऑर्डर को एंड डेमोक्रेसी को। लॉ, ऑर्डर एंड डेमोक्रेसी, ये चीज़ आपकी सिंबलाइज होती है कौन से। देन कम्स द बीस्ट, जो एक दरिंदा होता है वहाँ पे। फियर एंड इनर एविल, वो सिंबलाइज कर रहा है। द फायर क्या कर रहा है, होप एंड रेस्क्यू। जंगल में जो आग होती है वो होप और रेस्क्यू की अलामत होती है। अगर आप इनकी तरह एक आइलैंड पे है, एक जंगल पे है, तो किसी को नहीं पता आप कहाँ पे, तो आप वहाँ पे आग लगाते हो। जब आप आग लगाते हो, धुआं उड़ता है तो लोग दूर से देख लेंगे, तो जब वो आग को बुझाने के लिए आएंगे तो शायद आपको वहाँ पे ढूंढे। देन लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज यानी पिग्स हेड जो है वो एब्सोल्यूट इविल है वहाँ पे। द नेक्स्ट वन इज द आइलैंड। आइलैंड क्या है, द वर्ल्ड इन मिनिएचर, यानी उनकी छोटी सी दुनिया है। अब आपने किस चीज़ पे फोकस्ड रहना है, ये पूरा नॉवल पढ़ते हुए कैरेक्टर्स बिहेवियर, आपने जो भी कैरेक्टर्स हैं उनके बिहेवियर पे फोकस्ड रहना है कि हाउ डू दे बिहेव। जैक कैसे बात कर रहा है, राल्फ कैसे कर रहा है, पिगी कैसे कर रहा है, और हाउ फेयर चेंजेस डिसीजंस। ये जो खौफ है वो डिसीजन को कैसे चेंज कर रहा है। यानी एक डिसीजन एक बच्चा ले रहा होता है, फिर आउट ऑफ सम फियर वो डिसीजन चेंज कर लेता है, कैसे वो कर रहा है। एंड लुक फॉर सिंबल्स एंड मीनिंग्स, और इस पूरे नॉवल में आपने सिंबल्स ढूंढने और मुश्किल चीज़ें, मुश्किल वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग ढूंढनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इस नॉवल को जब भी आप पढ़ रहे होंगे आप उसको रिलेट कर पा रहे हैं, आपने रिलेट कर रहे होंगे अपनी लाइफ के साथ, इस दुनिया के साथ, कि क्या वाकई ऐसी चीज़ें हैं या नहीं है। उसके बाद फिर हम जिस तरह वीडियो के स्टार्ट में हमने पढ़ा था, आप फिर आएंगे विलियम गोल्डिंग की पॉइंट पे कि वो सही थे या नहीं थे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। आई विश कि आप ये पूरी वीडियो आपने देखी हो और उसके बाद आप नावल पढ़ना शुरू करें, और हम नावल को इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर आगे लेके एंड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक अ गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।